वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं। रिजिड बॉडी का मतलब होता है जिसके दो पार्टिकल की बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी प्रकार का लगाया जाए, तब उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। और वो रिजिड बॉडी अगर एक एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, चूँकि बॉडी के प्रत्येक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिया गया है। लेकिन प्रत्येक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v=ओमेगा r। और r क्या है? पार्टिकल की डिस्टेंस है, एक्सिस से पार्टिकल की डिस्टेंस है। बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल की जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो अलग अलग होगी, इसलिए लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इसे ही हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट m1, m2, m3 ये डिफरेंट पार्टिकल का मास है और इनका जो रोटेटिंग एक्सेस है, रोटेटिंग एक्सेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं r1, r2, r3। ये जो पार्टिकल हैं, जैसे ये कोई बॉडी हो गया, ये आपका रोटेटिंग एक्सेस हो गया, और ये जो है इस तरह से पार्टिकल हो गए, तो इसकी डिस्टेंस ये होगी, इसकी डिस्टेंस ये, इसकी डिस्टेंस ये, इसकी डिस्टेंस ये होगी। और इन सब पार्टिकल का जो मास है वो अलग अलग है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3 लेते हैं, तब इनका जो लीनियर वेलोसिटी होता है, इन पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा v1=r1 ओमेगा। अब v2 जो दूसरा पार्टिकल है उसका v2=r2 ओमेगा। इसी तरह से जो तीसरा पार्टिकल होगा, थर्ड पार्टिकल, वो हो जाएगा r3 ओमेगा। तो इस तरह से डिफरेंट पार्टिकल के ये क्या हो गए? लीनियर वेलोसिटी हो गए। अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सभी पार्टिकल के जो काइनेटिक एनर्जी है उसको यदि हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो पूरे बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ m फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1² प्लस हाफ m। अब चूंकि पार्टिकल फर्स्ट है तो ये m1 हो जाएगा। सेकंड पार्टिकल के लिए m2, ये v2²। इसी तरह से थर्ड पार्टिकल के लिए m3, v3² हो जाएगा। और इसी तरह से सभी पार्टिकल का हम जो है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने अभी अभी देखा कि जो v1, v2 और v3 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देखिए r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, r3 ओमेगा। तो ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा m1। v1 की जगह r1 ओमेगा पुट कर देंगे, तो चूंकि v1² है तो ये हो जाएगा r1² ओमेगा² प्लस 1/2 m2। v2 की जगह हो जाएगा r2² ओमेगा²। और ये थर्ड पार्टिकल के लिए हो जाएगा m3 v²3। इसी तरह से सभी पार्टिकल का हम जो है 1/2 m3 r3² ओमेगा²। इसी तरह से हम सभी पार्टिकल का हम जो है काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि जो ओमेगा है और 1/2 है ये सभी स्टेप में सेम है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो अपना जो पार्ट बचेगा तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ओमेगा² हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा m1 r1², m2 r2², m3 r3²। इस तरह से ये पार्ट बच जाएगा आपका। इसी तरह से सभी पार्टिकल का हम लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m1 r1², m2 r2² है, तो इसको हम समेसन के स्टेप में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा m r², और ये ओमेगा² रहा आएगा।
मतलब ये जो पूरा पार्ट है इसको हमने लिख दिया सिग्मा एम आर स्क्वायर, और यहाँ पर या एम आई आर आई लिख सकते हैं, और आई की जो वैल्यू है 1 से लेकर के एन तक हो सकती है। तो ये सभी पार्टिकल का जो है ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब अगर हम देखें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जो ये आंसर आया इसको हम शॉर्टकट में यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि एम आर आई स्क्वायर हम जानते हैं कि जो एम आर आई स्क्वायर होता है ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये जो सिग्मा एम आर स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ये हम लिख देंगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये जो है एम आर स्क्वायर है इसको हम लिख देंगे आई, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब यदि हम मान लें कि जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो ओमेगा की वैल्यू है, अगर ओमेगा की वैल्यू हम 1 ले लें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो E है वो E हो जाएगा 1/2 आई, या इसी को हम लिख सकते हैं I = 2E। अब I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या कोई बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के डबल होगा। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हाफ होगा, आधा होगा, बशर्ते उसका एंगुलर वेलोसिटी यूनिट हो। अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस of rotation is equal to twice its rotational kinetic energy when the body rotates with an unit angular velocity about that axis। अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस में जब बॉडी मूव करती है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों करती है। उस केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों के एनर्जी के इक्वल होगा। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो हमने अभी देखा हाफ ओमेगा स्क्वायर है, और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि बॉडी जो है एक लीनियर मोशन भी करता है, तो वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें जब बॉडी लीनियर मोशन करेगा, और जब किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट करेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस तरह से = हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ जो V है यहाँ पर ये पार्टिकल का जो है लीनियर वेलोसिटी है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं अभी हमने देखा कि जो लीनियर वेलोसिटी भी होता है वो होता है ओमेगा आर के इक्वल। तो इस V की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ये ओमेगा = हो जाएगा V/R, और हम अब इस ओमेगा की जगह अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 आई, ओमेगा की जगह हो जाएगा V²/R स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ mv स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो
अब जो ये आई है, आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यदि हम यहाँ पर हम रेडियस ऑफ जायरेशन लेते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से, और ये क्या है, एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब जहाँ पर पूरे पार्टिकल का मास जो है कंसंट्रेट होता है, तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास और एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, और वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यदि हम यहाँ से I इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन को हम mk² लिख दें, और इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा mr² के इक्वल होती है, मतलब सभी पार्टिकल का यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी कि एक सेंटर ऑफ मास से और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर करके उस बॉडी के मास में मल्टीप्लाई करके करने से आंसर आएगा। तो यहाँ से हम I इक्वल टू mk² अगर हम लिख दें तो जो ये E हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mk² v² प्लस हाफ mv²। और इस तरह से एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हाफ mk², उसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक बार और लिख रहे हैं, v² प्लस हाफ mv²। अब हाफ mv² हमने ले लिया कॉमन, तो जब हम हाफ mv² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा k²/r², तो ये बचा आपका k²/r², और यहाँ से जब हाफ mv² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1। तो इस तरह से ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जिसमें से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो दोनों प्लस होती है। यहाँ जो के होता है ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो इस तरह से हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।